हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी फर्स्ट चैप्टर सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने बोला है कि हमें ये बताना है कि हमारा सेट कौन सा है एंड हमारा सेट कौन सा नहीं है। ठीक है, और चाहे वो सेट हो या ना हो, आपको क्या करना है, अपना जो क्वेश्चन है और जो आपका आंसर है उसको जस्टिफाई करना है बच्चे। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि हमें ये बताना है कि जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं क्या ये सेट हैं, अगर सेट हैं तो क्यों हैं, और अगर सेट नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, हमें ये जस्टिफाई करना है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जो जे से लेटर से आपके जो मंथ स्टार्ट होते हैं, मंथ्स देखो क्या होता है, पहले क्या होता है, जैन होता है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फैब जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है। मार्च किससे स्टार्ट होता है, एम से होता है। उसके बाद अप्रैल जो होता है वो ए से स्टार्ट होता है। अप्रैल के बाद मई, जून, ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये आपके 12 मंथ्स हो गए बच्चे। अब इन 12 मंथ्स में देखिए कौन कौन सा मंथ ऐसा है जो स्टार्ट किससे हो रहा है, आपके जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो जैन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, एक जून स्टार्ट होता है जे से, और एक आपका जुलाई स्टार्ट होता है। अब ये बताओ कि भाई अगर ये जैसे मैंने आपको आंसर बताया कि जैन, जून और जुलाई, अगर आपके मेरे अलावा आपका कोई दोस्त है या आपके जो स्कूल में टीचर हैं वो इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो वो यही बताएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो है ही नहीं। जब कोई कन्फ्यूजिंग आंसर नहीं होता तो वह क्या सेट कहलाता है, वो कलेक्शन सेट कहलाता है। हाँ जी, कहलाता है। तो ये जो होगा आपका सेट हो जाएगा। यस, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और हमें पता है जनवरी जो होता है, जनवरी, जून और जुलाई, ये सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जे से स्टार्ट होता है। इनके अलावा कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो जे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। यस, दिस इज़ अ सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। इन्होंने बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं आपको। तो देखो, कोई जो होता है वो लिखता है भाई जो हॉरर स्टोरीज़ लिखता है भाई कोई। ठीक है, कोई जो लिखता है वो कैसी स्टोरीज़ लिख रहा है, वो कॉमेडी स्टोरीज़ लिख रहा है। ठीक है, कोई है जो कैसी स्टोरीज़ लिख रहा है, वो रोमांटिक स्टोरीज़ लिख रहा है। कोई ऐसी स्टोरीज़ लिखता है जो एक्शन स्टोरीज़ होती हैं। भाई राइटर्स के क्राइटेरिया भी तो अलग अलग हो गए कि कोई कैसी स्टोरी लिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है कि भाई जो हॉरर वाली कहानियाँ लिख रहा है राइटर वो 10 मोस्ट टैलेंटेड बताने हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो इट मीन्स यहाँ पे जब क्राइटेरिया आपका पैरामीटर ही यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है तो यहाँ क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो 10 टैलेंटेड राइटर हैं वो अलग हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, कन्फ्यूज़न देखा। और जब भी कन्फ्यूज़न होता है तो हमने पाया था जब भी हमें किसी कलेक्शन में कन्फ्यूज़न मिले जिसके अंदर आंसर्स आने के जो चांसेस हैं वो डिफरेंट है, मतलब जो आंसर्स आएंगे वो अलग अलग आ सकता है, अलग अलग इंसान के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए, तो वो सेट नहीं कहलाता। तो क्या ये सेट होगा? नो, दिस इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका कलेक्शन बन रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और जो सेट की डेफिनेशन थी उसने कहा था कि सेट जो होना चाहिए वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए। जिस तरीके से जो हमारा एग्जाम्पल 1 था उसके अंदर वेल डिफाइंड था कि हमें पता था कि भाई 3 मंथ्स ही होते हैं जिसके अंदर जे जो है वो फर्स्ट लेटर होता है। अब इसमें चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए हमेशा आंसर यही आएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए ये क्या था भाई ये सेट था। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ये यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट टैलेंटेड बताना है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, इसलिए ये सेट नहीं होगा आपका। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। बेस्ट भाई आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है।
है ना। इसने बैट्समैन बोला वर्ल्ड के, हो सकता है आपके लिए कोहली ज़्यादा अच्छा हो, पर किसी के लिए भाई सचिन तेंदुलकर ज़्यादा अच्छा होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसके लिए इंग्लैंड की किसी टीम का जो बैट्समैन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेस्ट अगर आपको लिखना है तो ये हमेशा क्या रहता है, एक कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी सेंटेंस में आपको मोस्ट मिल जाए या आपको बेस्ट मिल जाए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसके आंसर्स हमेशा कैसे होते, कन्फ्यूजिंग होते हैं। कन्फ्यूजिंग होने की वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बनाते, वेल डिफाइंड कलेक्शन का निर्माण नहीं करते, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो सेट भी नहीं बनेगा। तो जिस भी सेंटेंस में आपको मोस्ट या बेस्ट वर्ड लिखा हुआ दिखे तो आप क्या करिए, उसको नो लिख दीजिए, क्योंकि हर हाल में वो सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसके आंसर्स हमेशा क्या आते हैं, हमेशा कन्फ्यूजिंग आते हैं। तो क्या ये सेट होगा, नहीं जी, ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड आपका क्या नहीं था, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, 3 पार्ट्स कर लिए हमने। 4th देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसने बोला है आपकी क्लास में सारे लड़के, तो भाई लड़के तो बता सकते हो ना कि अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं जिसके अंदर जो है 30 जो हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं, और जो 20 हैं वो क्या है, आपकी गर्ल्स है। तो लड़कियां तो पहचान सकते हो, लड़के भी पहचान सकते हो, आप उन्हें देख के बता सकते हो ना कि वो बॉय है या फिर गर्ल है। तो चाहे आप बताओ तो उतने ही काउंट करोगे, अगर मैं जाके उन बच्चों लड़कों या लड़कियों को काउंट करूँगी तो भी बॉयज़ को मैं बॉयज़ ही बोलूँगी, गर्ल्स तो बोल नहीं सकती। तो जो कलेक्शन बनेगा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगा। इसमें आपका आंसर भी सेम होगा, अगर आपके टीचर जाके बॉयज़ और गर्ल्स को काउंट करेगी तो भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो होंगे वो सेम रहेंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड जाके काउंट करेगा तो भी आपका जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो सेम ही रहेंगे। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आ रहा है। जब भी वेल डिफाइंड कलेक्शन आता है तो वो सेट होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस दिस इज़ अ सेट। ठीक है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें पता है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, 1 से कंटिन्यू होते जाते हैं। एंड इन्होंने बोले हैं कि हमें वो कलेक्शन लिखना है नेचुरल नंबर्स का जो कहाँ है, 100 से कम है। तो ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 99 पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं भी यही लिखूँगी, आपका जो फ्रेंड होगा वो भी इसका आंसर यही लिखेगा, आपके जो स्कूल टीचर हैं, आपकी जो ट्यूशन टीचर हैं वो भी क्या करेंगे, वो यही लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर यही है। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो यही हैं जो 100 से कम होते हैं। तो सबका आंसर जब सेम आया है इट मीन्स ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है बेटा तो वो सेट हो जाता है, तो ये आपका सेट होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद ने जो इतने भी नॉवेल्स लिखे हैं, इन्होंने मान लो 50 नॉवेल्स लिखे हैं, फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ, तो अगर उन 50 को आप इस कलेक्शन में लिख दोगे तो वो तो सही होगा ना। भाई जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है मैं वही तो यहाँ पे लिखूँगी कि ये नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। अगर आप लिखते हो गूगल पर जाके चेक करते हो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स तो आप भी तो वही लिखोगे ना, सेम ही तो हो गया ना। यहाँ पे बेस्ट की बात नहीं की गई बच्चे, बेस्ट की बात होती तो आपके लिए कुछ और बेस्ट हो सकता था, मेरे लिए कुछ और बेस्ट हो सकता था, तो कन्फ्यूज़न हो जाता, तब तो ये सेट नहीं होता। बट इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी बेस्ट की बात तो की ही नहीं गई है। यहाँ पे जो बात की गई है वो ये बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं, जितने भी उन्होंने नॉवेल्स लिखे, तो जो लिखे होंगे आप वही तो लिख सकते हो ना। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद वाले ही तो नॉवेल्स लिखोगे, यहाँ पे क्या चेतन भगत के नॉवेल्स लिख सकते हो क्या, आप नहीं लिख सकते, है ना। तो आंसर जो होगा वो हमेशा सेम होगा। जो कलेक्शन बना वो कैसा बना, आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया। जब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया तो उसको क्या बोलोगे, सेट बोलोगे। तो यस दिस इज़ अ सेट, ये भी आपका सेट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब यहाँ पर देखो इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स भाई जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं। मान लो
ये आ गया आपका -3, -2, -1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं बच्चा, ये हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, अगर आप लिखोगे इंटीजर्स तो यही लिखोगे भाई, इंटीजर्स आप यही लिखोगे ना। इसने बोला है इवन इंटीजर्स, तो इसमें ये वाला जो ऑड नंबर वाला है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो बचा क्या भाई, इवन वाले बच गए, -1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इधर से देखोगे -2 हो गया, -4 हो गया। तो ये क्या है, जब भी आप इंटीजर लिखोगे ऑड इवन ऑल इवन इंटीजर्स जब भी लिखोगे तो भाई यही लिखोगे ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। अगर मैंने लिखा है ये, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 3 को भी बोलोगे कि ये इवन इंटीजर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कंसेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते ना बच्चा। तो चाहे आपके स्कूल की प्रिंसिपल भी आके आपको बताएंगे कि बच्चे इंटीजर्स ऑल इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 होता है, ऐसा तो वो भी नहीं बोलेंगी। जो इंटीजर होंगे वो भी तो आपको वही बात समझाएंगी। तो सबका आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कोई कन्फ्यूज़न मिला आपको, नहीं मिला। जब कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिला हमें तो क्या हो गया, जब कन्फ्यूज़न नहीं मिला तो आपका जो बना वो क्या बना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया तो वो क्या हो गया, यस, ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इस चैप्टर के अंदर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बोला है भाई। क्वेश्चन जो होंगे, मान लो एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें 6 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर भी 6 हैं, मान लो 1.3 जो है उसमें भी 6 क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है आप यही तो लिखोगे ना, आप अपनी तरफ से थोड़ी ना क्वेश्चन ऐड ऑन कर दोगे, या मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। तो इसका जो कलेक्शन बनेगा वो भी एक वेल डिफाइंड ही कलेक्शन बनेगा, कन्फ्यूज़न का कोई चांस ही नहीं है। जितने क्वेश्चन होंगे चैप्टर में आप उतने ही तो लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसने क्या लिख दिया, यहाँ पे मोस्ट लिख दिया, मोस्ट लिख दिया। अब ये बताओ कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये बताओ मुझे। मोस्ट डेंजरस जो एनिमल होता है बच्चे, सोचना, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोस्ट या बेस्ट जो होता है 99% के अंदर क्या हो जाता है, वो सेट नहीं होता 99%। बट मैंने आपको एक बताया था कि 1% जो है चांसेस होते हैं कि हो सकता है वो सेट हो। तो ये बताओ मुझे कि क्या मोस्ट वाला इसके अंदर होगा, बताना ज़रा सोच समझ के, अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के बताना बच्चे। मुझे यही तो बात जाननी है कि क्या होगा या नहीं होगा। बोलो जल्दी, टाइम नहीं है, सोचिए जल्दी से। ऑब्वियसली ना, मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ मोस्ट होता है और बेस्ट होता है वो सेट नहीं होता, बोला तो था मैंने आपको हल्का सा कंफ्यूज करा और आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चे। तो ये भी क्या होगा, कलेक्शन जो होगा आपका कैसा हो जाएगा भाई, ये सेट नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस में लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, एलिफेंट भी आता है ना। कोई भी आ जाए सामने पता चल जाएगा कौन कितना डेंजरस है ना। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, नो दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन देखते हैं। क्या ये सेट था, यस, ये आपका सेट था। क्यों था, क्योंकि सबको पता है कौन से मंथ्स जो हैं जे से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मोस्ट लिखा है अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, बेस्ट लिखा है अगेन, ये सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ बॉयज़, आप बॉयज़ कलेक्शन देखोगे तो आपको पता है कि अगर क्लास में 30 बॉयज़ हैं तो हर कोई उन्हें 30 ही काउंट करेगा। ये जो है ये भी सेट है आपका, ये जो है ये भी सेट था, ये वाला जो है ये भी आपका सेट था, ये जो है ये भी सेट था, एंड ये जो है ये आपका सेट नहीं है। रीज़न्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आंसर्स जो हैं वो जस्टिफाई कर चुके हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करना है। हमें देखना है कि वो एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। आपका एक सेट दिया हुआ है, क्या सेट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट जो है आपको दिया हुआ है बच्चे। ठीक, ये सेट जब आपको दिया है तो आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट है क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बताओ 5 जो है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, इन नंबर्स में कहीं 5 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 5 ये है। तो क्या 5 बिलोंग करेगा ए में, हाँ जी करेगा बिलोंग। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट है ना। ये मैंने बताया था कि एप्सिलॉन इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स,
ये क्या है एलिमेंट, ये एलिमेंट बिल्कुल डिट्टो ऐसा का ऐसा इसके अंदर होना चाहिए, तब तो वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे बच्चे, आप करेंगे यहाँ पे यस, ये बिलोंग कर रहा है। अब बताओ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, अब देखना, अब ये बताओ कि क्या ये जो 8 है, क्या ये जो 8 है इसमें देखो क्या 8 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या 8 बिलोंग कर रहा है ए में? भाई यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 तो है ही नहीं। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या साइन बनाएंगे, ये वाला साइन बनाएंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो क्या 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 0 बना हुआ दिख रहा है, बताओ ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने ए के, यहाँ पे 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब ये नहीं दिख रहा तो क्या ये ए में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या साइन बनाएंगे आप, ये वाला साइन बनाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, 4 देखो इसके अंदर क्या 4 है इन एलिमेंट्स में, भाई बताओ ज़रा, 4 है इन एलिमेंट्स में, हाँ जी ये रहा 4। तो 4 जब इन एलिमेंट्स में है तो 4 जो है वो ए से बिलोंग कर जाएगा। जब ए से बिलोंग करेगा तो हम क्या साइन बनाएंगे, ये वाला साइन बनाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है इसमें क्या 2 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। देखो यस 2 जो है वो ए के अंदर है, 2 ए के अंदर है, तो इट मीन्स 2 ए में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा आपका, ये वाला साइन आएगा। उसके बाद कहा है इन्होंने क्या 10 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। अब देखो ए के एलिमेंट्स देखो, आपको कहीं पे 10 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, आपको 10 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा बना हुआ है ना, मतलब एलिमेंट कुछ नहीं दिख रहा 10 यहाँ पे। तो क्या 10 ए में बिलोंग करेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ किया जाएगा, ये वाला साइन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चे। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ क्या बोला है इन्होंने, इसके अंदर बोला है कि हमें किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। किस में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम ज़रा फर्स्ट इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्या बोला है इन्होंने बोला है कि x जो है वो एक इंटीज़र है। सबसे पहले क्या बोल दिया इन्होंने, x जो है वो इंटीज़र है, और जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है, देखो ये इक्वल का साइन वो लाई कर रहा है इस तरीके से, ये बनाया हुआ है ना, ये चीज़ बनाई हुई है। देखो उससे पहले मैं आपको एक बात और समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, एक बात करते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल की, और एक बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। जब ये बात समझ आ जाएगी तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंटरवल, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 1, अगर ये चीज़ मैंने लिखी है तो इसका मतलब होता है कि जो x है ना वो 1 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे इसका मतलब है जो x है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से क्या है, छोटा है। 5 से छोटा क्या हो गया, 4 हो गया, और बीच में 3 तो होगा ही होगा। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके अंदर x की वैल्यू हो सकती है 2, 3 और 4। मतलब कहने का, जब यहाँ पर नीचे इक्वल नहीं होता, जब यहाँ पर क्या है इक्वल नहीं होता, तो हम इसके बराबर नहीं ले सकते। ठीक, जब ये इक्वल यहाँ पर नहीं है तो बराबर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बोला है जब 1 से क्या हो, बड़ा हो x, तो 1 से बड़ा 2 हो गया, 1 से बड़ा 3 भी हो गया, 1 से बड़ा 4 भी हो गया, 1 से बड़ा 5। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं 5 को ले सकती हूँ। 5 जब लिया जाएगा जब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन होगा। जब यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो 5 नहीं ले सकते। अभी मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, इट मीन्स मैं यहाँ पे 5 को नहीं ले सकती। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बस नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी बस हमें नेचुरल नंबर के ही बारे में बात करनी है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, बट जब मैंने इसके अंदर क्या किया बच्चे, जब मैंने इसके अंदर यहाँ पे इक्वल भी लगा दिया, जब मैंने इक्वल लगा दिया इट मीन्स x जो है 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 से बड़ा तो 2 लिख दिया था, 1 से बराबर क्या हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर भी इक्वल लगा दिया तो इसे मैं क्या बोलूँगी, 5 जो है x जो है वो 5 से छोटा भी हो सकता है, और ये इक्वल का साइन जो है ये कहता है कि x जो है 5 के बराबर भी हो सकता है। तो x क्या हो गया यहाँ पे 5
भी हो सकता है, ठीक है। जब ये बराबर का साइन आ जाता है तो इसको जब हमें इंटरवल में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है वो ऐसा होता है, ठीक, जबकि ओपन इंटरवल का जो ब्रैकेट लेते हैं हम ऐसे लेते हैं, ठीक। जब मैंने आपको ये बताया कि x जो है 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, जब तक यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा आप 1 नहीं ले सकते। जब इक्वल टू का साइन हो जाएगा तभी आप 1 लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया और मैंने बोला है x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। x जो है क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है जो 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है भाई, यहाँ पे x जो है 1 से बड़ा है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है 1 से बड़ा, 4 भी हो सकता है, x जो है 5 भी हो सकता है, बट 5 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है x जो है 5 से छोटा है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तभी आप बोलते कि x जो है 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया है इक्वल टू का तो क्या है, 5 लेंगे, नहीं लेंगे तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। और इस चीज़ को दिखाने के लिए देखो, जब मुझे इस चीज़ को एक इंटरवल में शो करना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूँगी, ठीक है। ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है आपका, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ये कहता है कि इसके अंदर 5 भी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब एक्सक्लूड निकाल दिया, इंक्लूड नहीं करा। जबकि इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना होता है कि इसमें समाहित कर लिया, इंक्लूड कर लिया। जब आपने ये लिखा तो देखो इसमें 1 भी लिखा हुआ है ना बच्चे, इसमें 5 भी लिखा हुआ है, तो क्या करा आपने, 1 और 5 को इंक्लूड कर लिया है। लेकिन जब आपने ओपन इंटरवल लगा दिया तो इसमें क्या करा है, आपने एक्सक्लूड कर दिया कि इसमें 1 और 5 नहीं होंगे, ठीक है। 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसके अलावा जो बीच के नंबर थे 2, 3, 4 होगा। तो ये बात समझ में आ गई। जब इक्वल लगा होगा तो आप क्या करोगे, उस नंबर को इंक्लूड कर दोगे। जब इक्वल नहीं लगा होगा तो उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं या फिर एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने बोला कि x जो है वो एक इंटीज़र है आपका, ठीक है। इंटीज़र मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है नंबर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो हमारा x है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब x जो है -3 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, -3 भी लिखेंगे, ठीक आ गया। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से कहाँ तक है, 7 तक है, ठीक। तो नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये क्या हो गया, -3 हो गया, फिर क्या हो गया, -2 हो गया, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, है ना। अब यहाँ पर देखो, क्या 7 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब इक्वल का साइन नहीं है तो क्या मैं 7 को लिखूँगी, यहाँ पे नहीं लिखूँगी, है ना। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी बच्चे, इसकी रोस्टर फॉर्म हमारी बन जाएगी क्या, कि ब्रैकेट लगाइए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या बन जाएगी, इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी किसकी, ये हो गया आपका आंसर 1, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड एग्जांपल बोला है इन्होंने, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है x कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और ये चलता हुआ चला जाएगा। पर इसने बोला है x जो है वो नेचुरल नंबर तो है बट किससे छोटा है, 6 से छोटा है, <6। जब <6 है तो कहाँ तक लिख सकते हैं हम इन नंबर्स को, सिर्फ 5 तक लिख सकते हैं। 6 लिखेंगे तो ये तो यहाँ पे ये जो बात बोली है गलत हो जाएगी, तो 6 को हम इसमें इंक्लूड यहाँ पे नहीं लिख सकते बच्चा। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें x ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो क्या हैं आपके 6 से छोटे हैं, तो ये नंबर्स हो जाएंगे। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट इसका अगर हम देखें, इसने क्या बोला है थर्ड में, C एक सेट है जिसके अंदर x जो है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट तो पहली जो 2 डिजिट होती है वो 10 होता है, फिर क्या होता है 11 होता है, और ये नेचुरल नंबर इस तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं। और 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जो लास्ट होता है वो 99 होता है। 99 के बाद आ जाता है 100
और ये 2 डिजिट का ना हो के ये कितने डिजिट का हो जाता है हमारा, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया हमारा, है ना। बट हमें नंबर कैसा चाहिए, 2 डिजिट का चाहिए, और नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो जो भी नंबर होगा वो 10 से 99 के बीच में ही होंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए इसने बोला है और इस तरीके का नंबर होना चाहिए कि जब उसकी डिजिट्स का सम किया जाए, जैसे ये 2 डिजिट है ना, इन दोनों डिजिट का सम किया जाए तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए ऐसी। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, पहले 2 डिजिट का नंबर अगर हम लिखें तो क्या हो सकता है, जैसे 17, ठीक है, ये हो गया एक। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो 7 और 1 क्या होता है, 8 हो जाता है। और क्या हो जाएगी 26। मैं कर क्या रही हूँ, इसको इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 3, फिर क्या लिख दिया मैंने 4, फिर क्या लिखा मैंने 5, फिर क्या लिखा मैंने 6, फिर लिखा 7, फिर लिखा 8। अभी 8 पर ही हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है भाई, ये 7 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 6 लिख दिया, फिर लिख दूंगी मैं 5, एक एक कम करती जा रही हूँ मैं। फिर लिखा 4, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा 1 और फिर लिखा 0। और रोस्टर में लिखना है तो कोमा लगा दिया मैंने। आई बात समझ में। अब देखो इस ट्रिक का क्या फ़ायदा रहा हमें, इस ट्रिक का ये फ़ायदा रहा कि हमें ये मिल गई, एक तो 2 डिजिट के नंबर्स मिल गए इस तरीके से लिखने पे, और हमें पता था जो भी हम लिखेंगे नंबर वो 10 से 99 के बीच ही होने चाहिए, ठीक। इससे आगे अगर 80 से आगे कोई नंबर मैं लिखती हूँ जिसका सम क्या हो 8 हो जाए, आप 81 लिखोगे तो इसका सम दोनों को जोड़ोगे 8 + 1 क्या आता है, 9 आता है आपका, है ना। 82 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। 83 अगर लिखते हो तो 8 + 3 करते हो तो क्या आता है आपका, 11 आ जाता है। तो भाई अब जो सम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, 8 तक नहीं है, 8 से ज़्यादा हो गया अब सम। तो आगे के नंबर्स तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सम जो होगा वो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन दे दी कि जो दोनों डिजिट्स होंगे उन 2 डिजिट नंबर्स की वो कैसा हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर लेने होंगे जो सम क्या हो, 8 हो। ये देखो 7 और 1 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 4 भी 8 होता है, 5 और 3 8 हो गया, 6 2 कितना 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, और 8 0 जो होता है वो भी 8 होता है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, ब्रैकेट लगाइए, 17 26 35 44 53 62 71 और फिर 80, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है कि डी एक ऐसा सेट लीजिए जिसके अंदर एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, प्राइम नंबर होना चाहिए विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, जो क्या हो 60 के डिवाइज़र हो। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर की 60 तो हमें प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं। तो 60 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करा 30, 2 से डिवाइड करा यहाँ आ गया 15, फिर 3 से डिवाइड करो ये आ गया 5, यहाँ से 5 से डिवाइड करो ये आ गया आपका 1। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या मिल गया आपका, यहाँ पर ये मिल गया हमें 2 2 3 और 5, ये चीज़ मिल गई। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये बन गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट आपको याद होगा मैंने नोट पॉइंट्स में आपको बताया था रोस्टर फॉर्म के अंदर हम रिपीटेशन जो है उसको जनरली क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, है ना, यही बताया था मैंने आपको। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 2 3 5, 2 को मैं 2 बार नहीं लिख रही जिस तरीके से ये लिखा है। तो ये ना आंसर करके हम क्या करेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे। हमें क्या करना है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए जो आपका है फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, ई जो है एक ऐसा सेट है जो किससे बना हुआ है, उन लेटर्स से बना है जो लेटर्स इस वर्ड के अंदर यूज़ किए गए हैं। अब इस वर्ड को मैं ज़रा यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक, यहाँ पर देखना, ये मैंने क्या करा भाई, ये पूरा वर्ड मैंने लिख दिया। अब क्या है, अब हमें एक सेट लिखना है, क्या लिखना है, ई एक सेट है हमारा जो जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स हैं जो इस वर्ड ई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे लेटर्स हैं जिन लेटर्स से मिलके ये वर्ड बना है। तो हम उन लेटर्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो T R I G O N O M E, ऊपर यहाँ पर लिखो ज़रा,
यहीं पे लिखती हूँ, अदरवाइज़ वो हो जाएगा ना फिर। देखो ई हमारा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मुझे ये लेटर्स लिखने हैं, तो TRIGONOMETRY, ये हो गया भाई हमारा ये सेट, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था जब रोस्टर फॉर्म होती है तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। देखो यहाँ पे आर कितनी बार है, 2 बार आपने ले लिया, तो इस आर को हटा दो, ठीक है। तो इस आर का क्या करूँगी मैं, सिर्फ एक बार लिखूँगी, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर आर का एक बार ले लिया, अब ये जो टी है आपका, ये हो गया एक टी और एक ये हो गया टी, तो ये 2 बार नहीं लेना, हमें कितनी बार लेना है, एक बार लेना है। ये चीज़ हो गई, ओके। उसके बाद अगर आई के बारे में बात करें, आई को ले लो, आई बस एक बार ही यूज़ किया है तो आई ले लिया हमने। उसके बाद जी, देखो जी भी एक बार यूज़ करा है तो आप जी को ले लीजिए। उसके बाद ओ जो है वो भी आपको दिख रहा है, एक ये रहा ओ और एक ये रहा ओ, 2 बार यूज़ करा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एन की अगर बात करते हैं तो एन सिर्फ 1 टाइम यूज़ किया गया है, एन लिख लीजिए। उसके बाद अगर देखो एम जो है वो कितने बार यूज़ किया गया, वो भी एक बार यूज़ किया गया है, एम यहाँ लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, ई जो है ई भी आपका एक बार यूज़ किया गया, उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए, ई यहाँ पर हो जाएगा आपका। उसके बाद आर जो है भाई, आर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना, आर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आर नहीं लिखेंगे। अब वाई जो है वो भी एक बार यूज़ किया गया है। तो ये जो फॉर्म बनी, ये बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म, किस क्वेश्चन की, ये हो गई हमारी 5th जो है, 5th पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5th पार्ट का आंसर हमारा ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस रोस्टर फॉर्म के अंदर जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं वो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। और हमने नोट में ये देखा था जब भी हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी होती है तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो कभी रिपीट नहीं करने चाहिए। कर दोगे तो गलत नहीं होगा, बट हमें करने नहीं चाहिए। तो हम उस बात को मानते हुए क्या करेंगे, हम जो भी हमारे लेटर्स रिपीट हो रहे थे उन्हें बस एक बार लिख दिया हमने, सो दैट हमारी यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म जो है प्रिपेयर हो गई। किसकी, ये हो गई ई पार्ट की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। मतलब एफ एक ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो इस वर्ड के अंदर लेटर यूज़ करे गए हैं। तो कौन कौन सा लेटर यूज़ हुआ है, बी, और क्या हुआ है ई, फिर हुआ है टी, फिर हुआ है टी, फिर हुआ है ई, और फिर हुआ है आर। अगेन वही बात आ गई यहाँ पे कि हमें रिपीटेशन नहीं करना। जब हमें रिपीटेशन नहीं करना तो ये वाला हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे भाई यहाँ पर f इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे b एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, बट e जो है भाई वो 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार ना लिख के कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये जो t है ये भी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ना लेके हम कितने बार लेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा r। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट 6 है इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमारा सेट क्या बना, इसमें हमारा सेट बनेगा BETR, ठीक है, ये हमारा सेट बन जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अभी इस एक्सरसाइज से हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस को हम देखेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।